बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मेरी आवाज आ रही जी आप लोगों को? कोई हैंड रेस करके बता दे। जी अहमद। जी सर, आवाज आ रही है, ठीक आ रही है। ओके, लोअर कर दो। अच्छा जी, कल हमने जो पढ़ा उसमें किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, आगे चलते हैं जी। आज हमने केस डिस्कस करना है, एसेट कैरीड एट रीवैल्यूएशन सरप्लस रीवैल्यू डाउनवर्ड। ये देखिए, जो कल केस पढ़ा ना उसके रिवर्स है कि किसी एसेट को मैंने, उसकी कैरिंग वैल्यू बुक्स में 90 थी, मैंने उसे रीवैल्यू करके 100 का कर लिया। ठीक है। अब अगले साल क्या हुआ कि वो डाउनवर्ड रिवैल्यू हो गया। अगले साल, उससे अगले साल, जब भी नेक्स्ट रिवैल्यूएशन की, वो डाउनवर्ड रिवैल्यू हो गया। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? ओब्वियसली रिवर्सल जितनी जहां से डलनी चाहिए वहां से डालेंगे। उसमें से मुमकिन है कुछ सरप्लस मैं रियलाइज कर चुका हूंगा, इक्वल टू इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। ठीक है। जैसे कल हमने कहा था ना कि डेप्रिसिएशन लेस करके बाकी को रिवर्स करना है। जो डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन है वो ऑलरेडी रिवर्स हो गई एक किस्म की। इसी तरह यहाँ पर जब आप सरप्लस रियलाइज कर चुके होंगे और उसके बाद डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होगी, तो जो रियलाइज कर लिया वो तो पहले ही रियलाइज हो गए। ठीक है। अब बाकी जो सरप्लस रह गया है वो आपने ओसीआई से निकालना है, और उससे ऊपर अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होती है तो वो हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जो है वो ले करके जाएंगे। पढ़े जरा क्या लिखा हुआ है। An asset might be carried at an amount higher than its original cost as a result of being revalued upward। उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से वो ऊपर जा सकता है। If the asset is later revalued downward, the revaluation decrease is recognized in OCI, other comprehensive income, to the extent of the previously recognized surplus। जितना मैं सरप्लस रिकॉग्नाइज कर चुका हूं उसकी आप रिवर्सल डाल सकते हैं। उसे ओसीआई में कहता है रिकॉर्ड करना है। पहले तो जब आप सरप्लस क्रिएट किया तो आपने एसेट टू ओसीआई एंट्री की ना, तो अब जब आप उसको रिवर्स करेंगे तो आपने ओसीआई को डेबिट करके एसेट को क्रेडिट करना है। लेकिन कितना? द पार्ट ऑफ एनी डिक्रीज अबव द प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड सरप्लस इज रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और अगर जो प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड सरप्लस मेरे पास पड़ा हुआ है, अगर उससे भी ज्यादा डिक्रीज हो रही है, तो मैं क्या करूंगा? मैं फिर उस डिक्रीज को कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लेके जाऊंगा। यानी मेरी एंट्री ये हो जाएगी, यहां पर मैं यहाँ एंट्री लिखता हूं। यानी आप कुछ पोर्शन ओसीआई को रिवर्स कर देंगे जितना रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है, और अगर उससे भी ज्यादा डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रही है तो ये वाला काम करेंगे हम। ठीक है। लाइक ये जो आपने ओरिजिनल रिवैल्यू किया था, ठीक है, वो सारा पड़ा हुआ है या उसमें से कुछ आपने रियलाइज कर लिया, जितना बाकी पड़ा हुआ है। ठीक है, यहां से हमने वही रिवर्स करना है। ठीक है। वो रिवर्स कर दिया। फर्ज करें मैंने टोटल रिवॉल्यूशन सरप्लस 15 का क्रिएट किया, 5 उसमें से रियलाइज हो चुका है, तो अब सरप्लस कितना पड़ा हुआ नजर आ रहा है? 10 नजर आ रहा है। तो अल्टीमेटली जो रिवर्सल हुई है 12 की। तो मैं क्या करूंगा? 10 से उसी को डेबिट करूंगा, 2 से मैं सी को डेबिट करूंगा, और 12 से मैं एसेट को क्रेडिट कर दूंगा। तो इस तरह हम ये कुछ उसी में और कुछ सी में फर्क चला जाएगा। यानी जितना पहले अपवर्ड सरप्लस मौजूद है पहले उसे रिवर्स करना है, और वो उसी के थ्रू करना है। और अगर ज्यादा डाउनवर्ड जा रहा हो तो फिर की अमाउंट जो है उसे हमने सीआई को डेबिट करना है। क्यों जी, बात समझ आई है? हैंड रेज करके बताएं जरा मुझे। ठीक है जी, क्लोज करो। एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल पे तो फिर शायद ज्यादा बेहतर। ओके, ये देखिएगा जी, ये एग्जाम्पल है। ये हमने कल अटेम्प्ट करवाई थी, हैं? होमवर्क था। इसमें किसी का कोई इश्यू तो नहीं है? ये तो लैंड वाली सिंपल एग्जाम्पल थी, जिसमें डेप्रिसिएशन आ जाए फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है। हाँ, आगे चलते हैं जी।
चेंजिंग द कैरी अमाउंट ऑफ रीवैल्यूड एसेट। अब कहते हैं हमने रीवैल्यूड एसेट की कैरिंग अमाउंट कैसे चेंज करनी है। मैंने आपको एंट्रीज सिखा दी हैं, वो अब एंट्रीज सिखाने लगा है। ठीक है, कहता है इफ द प्रीवियस in the previous illustration land was revalued, land is not depreciated, so the carrying amount of the land is represented in a single account. This made it easy to change. उसने खुद भी बता दिया कि भाई ये सौखा काम है। ठीक है, मुश्किल कब आएगी, जब डेप्रिसिएबल एसेट होगा। तो वहां मुश्किल क्या है, कोई मुश्किल नहीं है, आपने एलिमिनेशन ही करनी है डेप्रिसिएशन की, और क्या करना है। This carrying amount of depreciable asset is the net balance of the is the net of balances on two separate accounts. The double entry to revalue the asset must take this into account. यानी दो अकाउंट में एसेट के इफेक्ट होते हैं, कॉस्ट वाला अकाउंट है और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला अकाउंट है। A simple approach and one that accords with IAS 16 is as follow। मतलब IAS 16 की अप्रोच ये है। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, ये एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। ठीक है जी। स्टेप नंबर 1, ट्रांसफर द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। हम क्या करते हैं, यही काम करते थे ना, ये रहा, ये एंट्री मैंने आपको सिखाई है। ठीक है, एलिमिनेशन की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट हो गई। the result of this is that the balance on the asset account is now the carrying amount of the asset and the accumulated depreciation account in respect of this asset is zero। ठीक है, यही काम हुआ। स्टेप नंबर 2, चेंज द बैलेंस ऑन द एसेट अकाउंट टू रीवैल्यूड अमाउंट। जितनी कैरिंग अमाउंट जब आपने निकाल ली एक्यूमुलेटेड ऑप्शन एलिमिनेट करके या नेट करके, अब जितना सरप्लस है आप उसको रिकॉर्ड कर दें। ये हमने सरप्लस रिकॉर्ड कर दिया, एसेट अकाउंट डेबिट और ये उसी क्रेडिट। ठीक है जी। अदर कंप्रिहेंसिव इनकम सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन मैंने आपको, अल्टरनेटिवली दिस कुड बी डन विद सिंगल एंट्री। नहीं जी, सिंगल एंट्री मैं नहीं रिकमेंड करता, प्रॉब्लम होगी। ठीक है जी, हमने 2 एंट्रीज के साथ ही ये काम कर कंपाउंड कर दिया और कुछ भी नहीं। An office building was purchased 4 years ago for 3 million. The building has been depreciated by rupees 100,000। ये देखें जी, ये 3 million की बिल्डिंग थी। ये कहता है जी अब तक 1 लाख डेप्रिसिएट हो चुकी हुई है। तो वो जो डेप्रिसिएशन का अकाउंट है उसमें क्यूमुलेटिव बैलेंस आ रहा होगा 1 लाख, मैंने उससे डेबिट किया और एसेट अकाउंट को ये क्रेडिट कर दिया। ठीक है, वो कहता है अब आज इसको रीवैल्यू किया गया, तो वो कहता है जी वैल्यूअर 4 मिलियन की है। तो हम क्या करेंगे, इसकी इसमें से ये माइनस करके इसकी कैरिंग वैल्यू 29 लाख निकल आएगी। वो कहता है 4 मिलियन की है, इसका मतलब 11 लाख का सरप्लस रिकॉर्ड करना है। तो क्या एंट्री करेंगे, बिल्डिंग काउंट डेबिट और ओसीआई क्रेडिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। ऑनवर्ड अभी एसेट जो है समझ लें इसका नया जन्म हो गया, ये 4 मिलियन है। ऑनवर्ड इसने 4 मिलियन के ऊपर जो भी नया लाइफ होगी, सब कुछ होगा, उसके बाद एक्शन हो जाएगी। ये नील हो गया अकाउंट, देख लें ये अकाउंट नील हो गया, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस है, यानी जो ओसीआई के थ्रू हमने मूव किया है। ठीक है, तो ये क्रेडिट हो गया। इसका क्लोजिंग बैलेंस इस साल आ जाएगा कितना, 11 लाख का। क्या होगा इसमें, जब इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन रियलाइज होगी तो ये कम होना शुरू हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी, ये देखिएगा, डेप्रिसिएशन ऑफ रीवैल्यूड एसेट। अब अगला स्टेप है, जब ये एसेट हमने रीवैल्यू कर लिया तो इसको हमने डेप्रिसिएट कैसे करना है। कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लेते हैं इसको। An asset was purchased 3 years ago at the beginning of year 1 for rupees 100,000. Its expected useful life was 6 years and its expected residual value is 10,000. It has now been revalued for rupees 120,000. Its remaining useful life is now estimated to be 3 years and its estimated residual value 15,000. ये बात आपको मैं पहले दिन से बता रहा हूँ, जिस दिन ये चैप्टर शुरू किया है, कि जब रीवैल्यूएशन होती है एसेट की वैल्यू भी चेंज होती है, एसेट की यूजफुल लाइफ चेंज हो सकती है, एसेट का मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो सकता है, एसेट की रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो सकती है। ना हो तो सेम भी मेथड रह सकता है, रिमेनिंग लाइफ भी वही रहेगी, लेकिन जब चेंज हो जाए तो फिर हमने नए एसेट को उस चेंज लाइफ के साथ जो है वो मैनेज करना है। स्ट्रेट लाइन मेथड डेफिनेशन इज यूज्ड। ये कहता है जी स्ट्रेट लाइन मेथड है आपका। ठीक है जी, तो अब हम क्या करते हैं जी कि एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज
बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन द एनालिसिस एंड कैलकुलेशन आर एज अंडर। ठीक है, तो निकालें जी, जरा एक शीट निकालें हम। ये देखिएगा, मेरे पास 3 अकाउंट होते हैं। ये एसेट अकाउंट, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, जब एसेट मैंने शुरू में खरीदा है तो इसकी एंट्री मैंने क्या की, 1 लाख रुपए का एसेट। मेरे पास जगह थोड़ा है, लिहाजा मैं थोड़ा सा इससे शुरू करूंगा। तो ये मेरे पास ईयर 1 में मैंने कैश पे खरीद लिया इसे। ठीक है, अब पहला साल खत्म हुआ, मैंने इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है जी? 10 ईयर्स है। 10 ईयर्स है स्टार्ट में। इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? इट्स यूजफुल लाइफ इज 6 ईयर, सॉरी 6 साल है। और 10 साल इसकी रेजिडुअल वैल्यू, इधर ही रहो भाई। 1 लाख माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 6, तो इसकी डेप्रिसिएशन कितनी पर एनम? 15,000। ठीक है, तो अब वो कहता है इट हैज नो बीन रीवैल्यूड। अब कहता है जी रीवैल्यूड हुआ 3 साल बाद। ठीक है, तो मैं 3 सालों की जो डेप्रिसिएशन आएगी, अब मैं 31 दिसंबर ईयर 3 की मैं बैलेंस वहां पर उठाता हूँ। हर साल की 15,000 डेप्रिसिएशन, 3 साल डेप्रिसिएशन हुआ तो ये कितने का आ गई डेप्रिसिएशन? होगी 45,000। नहीं हमारा डाटा 31 दिसंबर ईयर 3 के फिगर्स हैं। ठीक है जी, ईयर 3, और मैं उठाऊंगा बाय 31 दिसंबर ईयर 3। इधर लिखेंगे बाय ओपनिंग बैलेंस कितना? 45,000। ओके, इसको भी हम चेंज करते हैं। ये 45,000 है, और ये भी ईयर 3 का एंड है। यहाँ पर भी जब साल शुरू हुआ तो इस ओपनिंग बैलेंस तो ये आ रहा था 1 लाख। ठीक है, अब ये होता है जी रीवैल्यू 3 साल। सबसे पहला काम हमने क्या करना है जी, ये देखिएगा, ये ब्लू एंट्रीज अब मैं लिखने लगा हूँ इसके साथ। सबसे पहला काम आपने ये करना है, एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट, ये एलिमिनेशन होगी। ठीक है, यहाँ एसेट लिख देंगे और यहाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लो जी, डेप्रिसिएशन अकाउंट नील हो गया, ये देख लें, ये नील हो गया। 45,000, 45,000। इसको जब हमने बैलेंस किया यहाँ पर तो ये आ गया जी 1 लाख, 1 लाख, और ये कितना आ गया? 55,000। ये इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया आफ्टर रिवैल्यूएशन। सॉरी, नॉट आफ्टर रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन के एंड के बगैर ही इसे बैलेंस कर दिए, सॉरी भाई। अच्छा जी, हमने पहले रिवॉल्यूशन करनी फिर अकाउंट क्लोज करना था। अच्छा, अब हमने कहा जी इसकी रिवॉल्यूशन कितने में हुई है? 1,20,000 में। बुक्स में इस वक्त ये आ रहा है कितने का? 55,000 का। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस कैसे कैलकुलेट करेंगे? रिवैल्यूड अमाउंट माइनस नेट कैरिंग वैल्यू, जो कि एट द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन आ रही है। ठीक है, वो कितनी है? 55,000। 1,20,000 माइनस 55,000, 65,000 का रिवॉल्यूशन सरप्लस क्रिएट हुआ है। तो क्या एंट्री करेंगे? यहाँ 65,000 से ये डेबिट कर देंगे, और इधर रिवॉल्यूशन सरप्लस जो है। और ये क्या है? ये रिवॉल्यूशन सरप्लस का अकाउंट है जिसने बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होना है। प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए उसी में भी इसे लिखेंगे। ठीक है जी, तो एंट्री क्या हुई? एसेट अकाउंट डेबिट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है ये 65,000 से क्रेडिट हो गया, और ये एसेट आ गया।
अब हम इसकी बैलेंसिंग कर देंगे, इसको बैलेंस किया, ये देखें ये बैलेंस हो गया 1,65,000, 1,65,000, 120,000, ये इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया जी आफ्टर रिवैल्यूएशन। और रिवैल्यूएशन हमने ये रन पे जाके की है, और ये इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया 65,000 और क्लोजिंग बैलेंस आ गया कितना 65,000। ठीक है जी, ओके। अब अगला साल स्टार्ट होता है और हम इसका बैलेंस उठाते हैं एसेट का इधर ईयर 4 में। ओपनिंग बैलेंस कितना है जी, अब 1,20,000। एक्यूमुलेटेड ऑप्शन का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। रिवैल्यूएशन जी ये आ रहा है 65,000। अब चलें जी दोबारा क्वेश्चन के ऊपर। अब ये अरेंजमेंट हुआ, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो जिसको मैं इस वक्त सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है, ब्लॉक बनाया जिसे मैंने दोनों पैराग्राफ्स। इट हैज नाउ बीन रीवैल्यूड 120 कर दिया। इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज नाउ एस्टिमेटेड टू बी 3 years एंड इट्स एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू इज 15,000। अब आप ये देखें, इसकी 1,20,000, अब ये आप ऐसे समझें जैसे एक नया एसेट लिया -15,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, तो ये इसकी 1 साल की डेप्रिसिएशन निकल आएगी कितनी, हाँ 35,000। ये क्या आ गया जी, ये इस साल की डेप्रिसिएशन है, ठीक है जी। चलें जी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ये डेप्रिसिएशन चार्ज की हमने, डेप्रिसिएशन का अकाउंट मैं नहीं बना रहा, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम ईयर 4 में बाय डेप्रिसिएशन। कितना आ गया जी 35,000, 35,000, ठीक है। एंट्री क्या हुई, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट हम नहीं बना रहे, जरूरत नहीं है। अब एक काम और करना है, वो क्या कि रीवैल्यूएशन सरप्लस इक्वल टू एक्सेस डेप्रिसिएशन रियलाइज करना है। अब एक्सेस डेप्रिसिएशन कितनी है, पीछे जाएं जरा क्वेश्चन के ऊपर, ये मैंने वर्किंग की हुई है। ये जो मैं अब सर्कल कर रहा हूं, ये मेरी अब की डेप्रिसिएशन है रिवैल्यूएशन के बाद, और ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं ये 15,000, ये रिवैल्यूएशन से पहले वाली डेप्रिसिएशन थी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हुआ 20,000। 20,000 वो क्या है जी, वो इनकंट्रोल डेप्रिसिएशन है, जिसे हम एक्सेस डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, उसको हमने रियलाइज करना है, ठीक है। उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये देखें एंट्री उसकी ये होगी कि रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट टू कंप्रीहेंसिव इनकम क्रेडिट। कितनी अमाउंट से, 20,000 से। अगर वो एंट्री पूछे तो ये एंट्री लिख दें, और उधर अब अकाउंट में इसका इफेक्ट कैसे देना है, चलें जी रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर हम इफेक्ट दे देंगे इसका, ये रहा। तो 20,000 से रिवैल्यूएशन सरप्लस हमने रियलाइज कर लिया, कहाँ गया ये कंप्रीहेंसिव इनकम में चला गया, ठीक है। लिहाजा अब जब मैं साल क्लोज करूंगा, ये देखें तो इधर 1,20,000, इधर 1,20,000, ठीक है, और ये क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया 1,20,000, ठीक है जी। इसको जब मैं क्लोज करूंगा तो यहाँ पर एक्यूमुलेटेड ऑप्शन का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा 35,000, और इसको जब मैं क्लोज करूंगा तो मेरे 65,000, ठीक है 65,000, और यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा 45,000। अब मेरा रिवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस शीट में कितना रह जाएगा 45,000, ठीक है, क्योंकि 20,000 मैंने कंप्रीहेंसिव इनकम को चार्ज कर दिया, एंड सो ऑन। 3 साल ये काम ऐसे ही होता रहेगा, ठीक है, ओके। अब अल्टीमेटली इस तरह से हम इस को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। अगले साल भी ऐसे ही होगा, उससे अगले साल भी ऐसे ही होगा, तब वक्त है कि एसेट दोबारा रीवैल्यू होके अपवर्ड या डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ना हो जाए, वो होगी तो पीछे जो हमने 2 केस पढ़े हैं उनका इम्पैक्ट इसके अंदर आ जाएगा। आगे चलो जी। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो टी अकाउंट बना के करेंगे तो सबसे अच्छा काम है, बाकी जमा तफरी अल्टीमेटली वो फिर जिम्मेदारी होगी, ठीक है। हाँ, कैरिंग अमाउंट ये तो ज़ाहिर है, रीवैल्यूड अमाउंट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो कैरिंग अमाउंट उसकी बैलेंस शीट में 85,000 भी जाएगी ना, कॉस्ट माइनस, अब कॉस्ट की बजाय क्या आ जाएगा, फिर वैल्यू लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो हम रियलाइज कर लेंगे, वो भी हमने बात कर ली। चलें जी आगे चलते हैं। रीवैल्यूएशन, रियलाइजेशन ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये भी मैंने आपसे एंटी की डिस्कशन की है।
ये वही रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। रिटेन्ड अर्निंग अब एक नया सेक्शन छोड़ दिया, कंप्रीहेंसिव इनकम यानी कि क्रेडिट। कंप्रीहेंसिव में जब हम इसको डाल देते हैं तो इसका मतलब है ये रिटेन्ड अर्निंग में चला जाएगा ना, क्योंकि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की फिगर है वो कहाँ जाती है, वो कंप्रीहेंसिव इनकम में जाती है। ऑल एसेट्स eventually disappear from the statement of financial position either by becoming fully depreciated or because of the company disposes them। अगर कंपनी डिस्पोज करेगी तो उस टाइम पर जितना सरप्लस पड़ा हुआ होगा वो आप रियलाइज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड हमें ना दो ऑप्शन देता है, वो कहता है कि जी आप जैसे मैंने अभी रियलाइज किया सरप्लस, आप साथ साथ सरप्लस रियलाइज कर लें। दूसरी ऑप्शन स्टैंडर्ड ने क्या दी हुई है कि जी आप सरप्लस को पड़ा रहने दें, इसको एक डब्बे में बंद करके रख दें, ये जितना भी क्रिएट हुआ था सरप्लस, और जिस वक्त आप एसेट बेचेंगे उस टाइम पर क्या करेंगे, आप उस टाइम पर इसे सारे का सारा को एक ही दफा रियलाइज कर दें। तो जो पहले वाली अप्रोच है वो ज्यादा बेटर है मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत, के जैसे जैसे एसेट यूज हो रहा है तो सरप्लस भी वो रिड्यूस होता जाएगा। इफ नथिंग वर डन दिस वुड मीन दैट देयर वाज अ रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन द फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन that related to an asset that was no longer owned। IAS 16 allows but does not require, not require। ये देखें, कहते हैं अगर मैं सरप्लस को कुछ भी नहीं करूंगा तो एसेट तो डेप्रिसिएट होता जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका सरप्लस उतने का उतना ही वहां खड़ा रहेगा, तो ये सही नहीं है। इसलिए IAS 16 के अंदर जब ये सेंटेंस स्टैंडर्ड में लिखा हुआ होता है अलाउज, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको ऑप्शन मिल गई है, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ फ्री सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स when the asset to which it relates is derecognized realized। realized जैसे हमने किया, derecognized जब हम उसको बेच देंगे, ठीक है। this might happen over several years as the asset is depreciated or at a point in time when asset is disposed of, ठीक है। अब ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये सारा इसका एसेंस है इस पूरी डिस्कशन का, ठीक है जी। ये वाला इसको नोट कर लीजिएगा। कोई बच्चा जी हैंड रेज कर रहा है? जी किसी का क्वेश्चन है जी? कोई हैंड रेज कर रहा था, शायद फसीह और रहमान था, समीउल्लाह था। जी भाई, जी समीउल्लाह, बंद कर दो यार, हमें छेड़ रहा है वो। ओके, एमन इकबाल, एमन इकबाल से पूछो, समझ आ रही है? जी एमन, समझ आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, क्लोज करो जी। कुरुतुलैन से पूछो जी, कुरुतुलैन भी इसी क्लास में। जी कुरुतुलैन, समझ आ रही है? जी सर, समझ आ रही है। ओके, उसामा मकसूद से पूछो जी। बड़ा अच्छा यार, उसामा समझ आ रही भाई? यस सर। ओके, सैयद जवाद से पूछो। नाराज ही ना हो जाए भाई बच्चे के जी, हमसे पूछते नहीं है जी। सैयद जवाद, समझ आ रही भाई आपको? जवाद साहब लगता सो रहे हैं, छोड़ दो, चलो ठीक है जी। ओके, मैंने उस एग्जाम्पल में सारा काम कर दिया, वो स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझा रहा है आपको। मैंने अभी जो एग्जाम्पल सॉल्व की उसके अंदर मैंने ये काम भी कर दिया रियलाइजेशन वाला, आपको ऑप्शन अभी बता दी, ठीक है। और आगे वो डेप्रिसिएशन का चार्ज है वो भी हमने कर दिया है। रिवैल्यूएशन एसेट बीइंग डेप्रिसिएटेड, रिवैल्यूएशन ऑफ एन एसेट कॉजेज एन इंक्रीज इन द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज, द डिफरेंस इज नोन एज एक्सेस डेप्रिसिएशन, ठीक है, जिसे मैं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कुछ बुक्स के अंदर भी लिखा हुआ है, इसको हम इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, ठीक है जी। ओके, excess depreciation is difference between the depreciation charge on the revalued amount of the asset and the depreciation that would have been changed on historical charge on historical cost। historical cost एसेट जितनी दफा मर्जी रीवैल्यू हो जाए, ये वही डेप्रिसिएशन रहनी है जो हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट के तहत जो है वो हमने कैलकुलेट करते हैं, और ये वो है जो रीवैल्यूड अमाउंट के ऊपर हमने कैलकुलेट की, जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन में की थी। ईच ईयर अ बिजनेस माइट मेक अ ट्रांसफर फ्रॉम, माइट इसलिए कह रहा है कि ऑप्शन है, ठीक है। ट्रांसफर, इनको बुलाना है,
might make a transfer from the revaluation surplus to the retained profits equal to the amount of the excess depreciation. उसकी एंट्री कर देंगे, revaluation surplus और retained earnings को क्रेडिट कर देंगे. कितना? 97.3. ठीक है, इसका भी चेक करो. सॉरी यार. ओके, तो ये एंट्री होगी रीवैल्यूएशन सरप्लस टू कंप्रीहेंसिव इनकम. आगे चलेंगे. रीवैल्यूड एसेट बीइंग सोल्ड, कोई टेंशन नहीं भाई, जैसे आम एसेट बिकता है वैसे ये बिकता है. सिर्फ एक फर्क है कि उस वक्त तक जो रीवैल्यूएशन सरप्लस होगा वो सारा अपने फौरन एक एडिशनल एंट्री आ जाएगी. बाकी सारी डिस्पोजल वाली एंट्रीज हैं. accumulated appreciation debit, disposal account credit, asset credit, accumulated disposal account debit. ठीक है, बैंक डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, और यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस निकल आएगा. ये वही रूटीन की 3 एंट्रीज हैं. और जितना रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, वो सारे का सारा आपने रियलाइज कर देना है बाय पासिंग दिस एंट्री रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट. चलो जी आगे चलो. इसको एग्जाम्पल को आपने करना है, एग्जाम्पल नंबर 8 को. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रीवैल्यूएशन, कहता है रिवैल्यूएशन कब कब करनी चाहिए. फ्रीक्वेंसी का मतलब है आफ्टर हाउ लॉन्ग. ठीक है, when the revaluation model is applied to the measurement of the property, plant and equipment, the frequency of the revaluation should depend on the volatility of the value of the asset concerned. कहता है जी उसने एक ही बात बताई है, volatility and the value of the asset concerned, कि जिस एसेट की हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, वो कितनी, उसकी वैल्यू कितनी वॉलेटाइल है. वॉलेटाइल से मुराद ये होता है कि हाउ क्विकली द एसेट चेंजेस इट्स वैल्यू. वो कहता है जितनी ये एसेट अगर अपनी वैल्यू के अंदर मेजर चेंजेस हर साल ला रहा है तो हर साल रिवैल्यूएशन करें. 2 साल बाद ला रहा है तो 2 साल बाद करें, 3 साल बाद 3 साल बाद, लेकिन कम से कम 3 साल बाद रिवैल्यूएशन जरूर कर लेनी चाहिए अगर आप एक दफा रिवैल्यूएशन मॉडल पे चले गए तो. उसके नतीजे में ना कोई इंक्रीज डिक्रीज हो, वो अलग बात है. When the value of the asset is subject to significant changes, high volatility, annual revaluation may be necessary. ठीक है, ओके. तो फ्रीक्वेंसी वो आपसे पूछे तो ये आंसर कर देना है कि डिपेंड अपॉन द वॉलेटिलिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ द एसेट. डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन फॉर रीवैल्यूड एसेट, ये क्या बात हुई यार, हमने अभी की तो है. ठीक है, कहता है एबीसी लिमिटेड हैज अ फैक्ट्री that is revalued to 2004th year of the acquisition of the factory. Original cost of building was 150 with estimated useful life 10 years. The company depreciated the factory on certain. ये क्वेश्चन आपने करना है. इलस्ट्रेशन 8 और 9 आपने अटेम्प्ट करनी है. बिल्कुल सेम इलस्ट्रेशन है जो मैंने अभी आपको अटेम्प्ट करके दी है. आगे चलो. ये एक्सेस डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुई है, सब हमने पढ़ ली है, आपने कैलकुलेट करनी. आगे चलते हैं. एग्जांपल नंबर 10 है. An asset was purchased 4 years ago at the beginning of the year 1 for 1 million. It had an expected life of 10 years. Annual depreciation charge is 100,000. सालाना स्ट्रेट लाइन जो है in first 4 years. At the end of year 4, carrying value of the asset is 600,000. After 2 years, it is revalued to 1.2 million. The amount to be posted in the revaluation surplus is as under. एसेट जनाब 12 लाख का है, उसमें से आपने 10 लाख उसको डेप्रिशिएट कर दिया. ठीक है, एक्यूमुलेटेड एप्सिशन आपने डेबिट कर दी 4 लाख की, क्योंकि 4 इयर्स के बाद आपकी वो हो रही है. और रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना आ गया जी, वो आपका, यानी एसेट की जो कैरिंग वैल्यू है वो कितनी एट द एंड ऑफ ईयर 4, वो आ गई 6 लाख. ठीक है, और आफ्टर 2 इयर्स इट इज रीवैल्यूड. ये गलत लिखा हुआ है, नहीं यहाँ 4 ईयर होना चाहिए. क्यों जी, पढ़ें आप इसको, जरा मुझे गाइड करें कि ये मैं सही कह रहा हूँ. ये 2 नहीं होना चाहिए, 4 होना चाहिए, क्योंकि नीचे सोल्यूशन सारा उसी के साथ बाई कर रहा है ना. वो कह रहा है एट द एंड ऑफ ईयर 4. अच्छा ईयर, हाँ ये देखो ना, ईयर 1 पे खरीदी है, 4 ईयर, 1 2 3 4 ईयर गुजर गए.
4 ईयर गुजर गए तो उसकी डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 100,000 इंटू 4, 4 लाख। ठीक है, और वो हमने खरीदा कितने का था? 10 लाख का। उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई? पहली एंट्री ये होगी, मैं यही एंट्री कर देता हूँ, ऐसी कौन सी बात है। पहली एंट्री आएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 4 साल डेप्रिसिएशन होने के बाद टू एसेट 4 लाख से। ठीक है जी, ओके। दूसरी एंट्री आएगी एसेट टू रीवैल्यूएशन सरप्लस, कितने से आएगी? 6 लाख से, क्योंकि एसेट 6 लाख का रह गया और उसकी वैल्यू फिर 12 लाख हो गई। तो ये जो 12 लाख वैल्यू हुई है ये उस वक्त हुई है जब एसेट की कैरिंग वैल्यू ईयर 4 दी हुई है, ये ईयर 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी ईयर 4 आना है, आफ्टर 4 ईयर्स, जिस वक्त ये सारा काम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसी वैल्यू को यूज कर रहा है वो आगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, ये जो है ये यहाँ पर ईयर 2 नहीं है, ये यहाँ पर ईयर 4 है। ईयर 4 लिख रहे हैं जी। क्या कह रहा है जी बच्चा? कोई शायद मशवरा दे देगा जी। मोहम्मद अकबर जी भाई। सर उसमें वो ये बात नहीं कह रहा कि पहले जो थी उसने 4 साल बाद किया, उसने अगली रिवैल्यूएशन उस 4 साल के बाद अगले 2 साल बाद की है। लेकिन बेटा वो वैल्यू यही यूज कर रहा है ना, रिवैल्यूएशन सरप्लस निकालने के लिए यही यूज कर रहा है। तो इसका मतलब जिस वक्त की ये कैरिंग वैल्यू है उसी वक्त रिवैल्यूएशन हुई है ना। ठीक है, जी वो गलती है, गलती इसके अंदर। ठीक है, आफ्टर 4 ईयर्स इट इज रीवैल्यूड 12, क्योंकि ये जो सरप्लस निकाल रहा है ना 6 का, वो इसके जी सर। साथ कंपेयर कर रहा है, और ये आफ्टर ईयर 4 वैल्यू है, ये आफ्टर ईयर 2 वैल्यू तो नहीं हो सकती ना। ठीक है, उसने सरप्लस 6 ही निकाला ना, हमने भी 6 ही निकाल दिया। तो ये उसने कंपाउंड एंट्री की हुई है। मैंने आपको कहा था आपने कंपाउंड नहीं करनी है, आपने 2 एंट्रीज करनी है। इन 2 एंट्रीज को भी अगर आप कर लेते हैं तो अल्टीमेटली वो यही आ जाएगा कि 2 लाख रुपया ये एसेट 6 लाख से क्रेडिट हुआ, और अल्टीमेटली ये एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन जो है वो हमने यहाँ ये एसेट डेबिट हुआ 6 लाख से, यहाँ ये एसेट क्रेडिट हुआ। तो दोनों का डिफरेंस क्या है? 2 लाख। 2 लाख से एसेट जो है वो डेबिट हो रहा है, वो ये डेबिट है। ठीक है, और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ये डेबिट हो रही है, वो ये डेबिट है। ठीक है, और रिवैल्यूएशन सरप्लस ये क्रेडिट है, तो ये क्रेडिट है। तो ईयर 4 के साथ ही सॉल्यूशन है। Each year the business is allowed to make a transfer। अच्छा जी, अब हमने पहले डेप्शन कितनी आ रही थी? 1 लाख। अब वो कहता है जी अब इसकी लाइफ कितनी है? इसकी उसने बताया हुआ है लाइफ, रिमेनिंग लाइफ है टोटल 10 ईयर है, उसको चेंज नहीं किया है ना। हाँ, लाइफ उसकी चेंज नहीं हुई। तो बाकी लाइफ कितनी रहेगी जी उसकी? बाकी लाइफ रहेगी उसकी 6 साल। ठीक है, और एसेट की वैल्यू कितनी आ गई इस वक्त बुक्स के अंदर? 12 लाख। ठीक है, तो अब डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी? 2 लाख। आफ्टर रिवैल्यूएशन डिडक्शन है 2 लाख, बिफोर रिवैल्यूएशन है 1 लाख। तो आप हर साल क्या करेंगे? 1 लाख रुपया रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि वो ओसीआई के मतलब ओसीआई से निकल के इस एंट्री को वो ऐसे भी लिखता है, ओसीआई डेबिट टू सीआई। अब समझ आ रही है? वो जो आज जाके देखिएगा वो जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी थी, तो हम क्या करते थे? ये रिवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम से निकालते थे हर साल, और किधर डाल देते थे? रिटेन अर्निंग वाले कॉलम में डाल देते थे। ये बेसिकली वो एंट्री है। अब आज जाके वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वाले क्वेश्चन एक साथ मिला के देखिएगा, तो ये वो फैक्ट है जो हम रियलाइजेशन का करते थे कि सरप्लस रियलाइज करना है। एक तो सरप्लस क्रिएट करना है ना, तो हम क्या करते थे? रिवैल्यूएशन कॉलम में उतनी अमाउंट ऐड कर देते थे। एक सरप्लस जब रियलाइज करना होता था तो हम रिवैल्यूएशन वाले कॉलम में से लेस करते थे, रिटेन अर्निंग में ऐड करते थे। तो ये वो वाली एंट्री है, रिवैल्यूएशन डेबिट लेस हो गया और रिटेन अर्निंग क्रेडिट ये ऐड हो गया। आगे चले। अच्छा जी, ये इसका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है जी। क्या क्या डिस्क्लोज करना है जब हमने किसी एसेट को रीवैल्यू करना है? कहते हैं मेजरमेंट बेसिस यूज्ड कॉस्ट और रीवैल्यूएशन मॉडल, कि हमने बताना है कि हमने फेयर वैल्यू मॉडल यूज किया है, यानी रीवैल्यूएशन मॉडल या कॉस्ट मॉडल यूज किया है। डेप्रिसिएशन का मेथड बताना है। ठीक है, यूजफुल लाइफ बतानी है, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड द अमाउंट एंड द क्यूमुलेटेड ऑप्शन एट द बिगिनिंग एंड एट द यानी ओपनिंग भी बतानी है और क्लोजिंग भी बतानी है। रिकॉन्सिलेशन बनानी है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यूज किसके साथ? एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, डिस्पोजल ड्यूरिंग द ईयर, डेप्शन चार्ज फॉर द ईयर, इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट रिजल्टिंग फ्रॉम द रीवैल्यूएशन एंड इम्पेयरमेंट।
कि अगर रिवैल्यूएशन की वजह से इंक्रीज हुई है या डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से डिक्रीज, तो उसका एक अलग कॉलम बनेगा, वो हम उसके अंदर दिखाएंगे। फॉलोइंग इज एन illustration of how a simple table of tangible non-current asset may be presented in a note to the financial statement. An entity must also disclose the existence and amounts of restrictions on the title. हाँ जी, अगर आपने कोई एसेट वगैरह प्लेज करवाए हुए हैं यानी मॉर्गेज करवाए हुए हैं तो उसे कहते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन द टाइटल, तो वो आपने डिस्क्लोज करनी है, ठीक है। उसके बाद द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज्ड in the carrying amount of an item of property plant and equipment. The amount of expenditure के depreciation की बात हो रही है, expenditure recognized in carrying amount of an item of property plant and equipment in the course of its construction. कि जब एक एसेट अभी हम कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को हमने वो बताना है कि कितना एक्सपेंस इस वक्त के ऊपर हुआ। द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट, और ये डिस्क्लोजर है, ये कॉन्टिजेंसी है कि जी हमने किसी से एसेट का कोई सौदा कर लिया है, उसको उसके साथ कोई कमिटमेंट कर लिया है, तो वो हमने डिस्क्लोज करनी होती है। तो ये वो सारे के सारे डिस्क्लोजर हैं जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देने होते हैं। इनको आपने पढ़ना है, पेपर में वो पूछ सकता है कि जी डिस्क्लोजर बताएं। और इसके अलावा क्या डिस्क्लोजर देने हैं, बताना है इंडिपेंडेंट वैल्यूअर यूज हुआ है या नहीं हुआ, आगे चलो लिखा हुआ होगा है। हाँ जी, लास्ट पॉइंट है, इफ इट इज नॉट डिस्क्लोज सेपरेटली in the statement of comprehensive income, the amount of compensation from third parties for items of property, plant and equipment that were impaired, lost or given up, that is included in the profit and loss. ये वो चीज नहीं है। वो कहता है जी आपने बताना है कि जी कौन कितने एसेट इम्पेयर्ड हो गए हैं जो आपने गिव अप कर दिए हैं थर्ड पार्टी को, हमने हमारा लॉस हुआ है, वो हमने डिस्क्लोज करना है। जो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड चीजें हैं वो बताना है कि इंडिपेंडेंट वैल्यूअर यूज किया गया कि नहीं किया गया, डेट ऑफ रीवैल्यूएशन बतानी है, ठीक है। और ये भी बताना है कि अगर ये एसेट रीवैल्यू ना होते तो फिर कैरिंग वैल्यू कितनी होती, यानी एक हमने शेड्यूल बनाना है जो कॉस्ट के ऊपर ही बनता रहेगा। वो सिर्फ इस डिस्क्लोजर के लिए कि मैंने बताना है कि अगर ये एसेट रीवैल्यू ना होता तो फिर इसकी कैरिंग वैल्यू आज कितनी होती, वो जितना भी पुराना हो। यानी एक अगर आप रिवॉल्यूशन कर भी लेंगे तो आपको वर्किंग के अंदर एक शेड्यूल जो है वो कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर भी बनाना है, ताकि आप ये वाला डिस्क्लोजर दे सकें कि इफ एसेट हैड नॉट बीन रीवैल्यूड द कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट वुड हैव बीन रुपीज दिस। ये बताना है कि अगर ये एसेट में रीवैल्यू ना करता तो इसकी कैरिंग वैल्यू जो थी वो इतनी होती, ठीक है। तो ये वाली चीज भी हमने बतानी है। आगे चलो जी, ये उसने बताया हुआ है जी आपको कि जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये ओपनिंग है, ये एडिशन है, ये डिलीशन है, डिस्पोजल है, ये बताया जी कि इस तरह आपने दिखाना है। और अगर रिवैल्यूएशन हुई हुई है, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की भी रिकॉन्सिलेशन बताई हुई है, ये बता दी हमने, ठीक है। और अगर कैरिंग वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, ये डिस्पोजल कैरिंग वैल्यू, डेप्रिसिएटेड एक्सपेंस एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। और कैरिंग वैल्यू वो कहता है जी ये ऊपर वाला ही मेथड हमने है, हम इस पे नहीं जाते, एक ही चीज को दो दफा प्रेजेंट करने का कोई फायदा है। ओके, ये आगे डिस्क्लोजर फॉर एसेट स्टेटेड एट द रीवैल्यू, वो तो नॉर्मल एसेट के डिस्क्लोजर थे और ये रीवैल्यूएशन के डिस्क्लोजर हैं। द इफेक्टिव डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, जैसे मैंने बताया, वेदर इंडिपेंडेंट वैल्यू यूज और नॉट फॉर ईच रिवैल्यूड क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट द कैरिंग अमाउंट that would have been recognized had the asset been carried under the cost model। ये बताना है कि भी हर लाइक बिल्डिंग मशीनरी हर एक का कि अगर ये रीवैल्यू ना होते तो इनकी कैरिंग वैल्यू ये होती। अब तो रीवैल्यू कर दिया, कैरिंग वैल्यू चेंज हो गई, रिवैल्यू ये ना होते तो इनकी कैरिंग वैल्यू ये होती। द रिवैल्यूएशन सरप्लस इंडिकेटिंग द चेंजेस फॉर द पीरियड, ये सरप्लस के अंदर कोई सरप्लस इंक्रीज हुआ है, वो डिक्रीज हुआ है, या उसके अंदर रियलाइज किया सरप्लस, तो वो सरप्लस के अंदर चेंजेस जो हैं वो भी आपने, तो ये स्पेसिफिक डिस्क्लोजर है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। एडिशनल डिस्क्लोजर इनकरेजेस, ये कहता है जी इनकरेज का जहां पर वर्ड होता है ये जरूरी नहीं होते, अगर दिए जाएं तो बहुत बेहतर हो जाता है, ठीक है, तो ये कंपल्सरी नहीं होते। द कैरिंग अमाउंट ऑफ टेम्परेरीली आइडियल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो काम नहीं कर रहे, जिन्हें टेम्परेरी आइडल रखा हुआ है, उनकी कैरिंग अमाउंट आपने अलग से भी बता देनी है। कोई मशीन है आपने रोक दी है तो वो डेफिसिट तो हो रही है, तो बता देना है कि भाई ये फलाम मशीन की इतनी कैरिंग वैल्यू है जो कि हमने
अभी आइडल कैटेगरी में डाल दी। आइडल मीन जो काम नहीं कर रही। द ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ फुली डेप्रिसिएटेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दैट इज स्टिल इन यूज। और ये भी बताना है कि कौन से ऐसे एसेट हैं जो फुली डेप्रिसिएट हो गए हैं, ठीक है, और उनकी कॉस्ट जो है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, वो कॉस्ट उनकी कितनी है। द कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिटायर्ड फ्रॉम द एक्टिव यूज एंड जो हेल्ड फॉर सेल है, ये हेल्ड फॉर डिस्पोजल अगर कोई हमने एसेट रखे हुए हैं तो वो भी हमने अलहदा से शो करने हैं निकाल के प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से कि ये हेल्ड फॉर सेल हैं। When the cost model is used, the fair value of the property plant and equipment when this is कहते हैं जी, जैसे हम रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाएंगे तो हमने उसकी कैरिंग अमाउंट बतानी है हिस्टोरिकल कॉस्ट के तहत। इसी तरह अगर हम कॉस्ट मॉडल पे जाएंगे तो उसकी फेयर वैल्यू बतानी है। इसका मतलब फेयर वैल्यू एस्टिमेट करना है। अगर वो मटेरियली डिफर कर रहा है उससे तो वो हमने क्या करना है, बताना है कि जी उसकी फेयर वैल्यू, ये हमने फेयर वैल्यू मॉडल अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन अगर मटेरियल चेंजेस आ रही कैरिंग वैल्यू फेयर वैल्यू में तो मैंने इंडिकेट करनी है। चलो जी, बस जी यहां तक रहना है। कल से इंशाल्लाह ताला हम ये एग्जांपल्स क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और ये जो कुछ पढ़ा इसको बहुत एक्सटेंसिवली क्वेश्चंस के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने यहाँ तक जो मैंने आज पढ़ाया, थ्योरी पढ़ाई, दो छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, वो डिस्क्लोजर्स हैं, इन सब को करके आना है ताकि कल जब हम क्वेश्चन पे जाएं तो हमें कम से कम पीछे थ्योरेटिकली हर चीज क्लियर हो। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है जी। चलिए, हमें सब बीमार हैं, आपको पता है, उन्हें कोविड हुआ है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दुआ करें अल्लाह ताला उन्हें जल्दी सेहत याब करे। हम आजकल काफ़ी डिस्टर्ब हैं, लेकिन एनी हो सिलसिला शब रोज़ तो चलना होता है। तो बहरहाल रात भी मैं उनके पास था, तो अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। आपसे खुसूसी दुआ की अपील है। थैंक यू वेरी मच।